जय हिंद। आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर वीडियो लेके आए हुए हैं। हम लोगों ने आज ऐसे शख्सियत को खो दिया है जिसका भरपाई कभी संभव नहीं है। तो आज हम जेनिथ क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जेनिथ परिवार के तरफ से लता दीदी को बहुत ही शोक भरे शब्दों में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आइए उनके बारे में कुछ अनसुने अनकहे तथ्यों को जानते हैं। आइए इस क्रम में जानते हैं कि लता दी को भारत सरकार के तरफ से कितने अवार्ड मिल चुके हैं। तो 1969 में पद्म भूषण मिला है इनको। फिर 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 1999 में पद्म विभूषण मिला है। 2001 में भारत रत्न मिला है। 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में इनको 3 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। पहला 1972 में फिल्म परिचय के लिए, दूसरा 1974 में फिल्म कोरा कागज़ के लिए, तीसरा 1990 में फिल्म लेकिन के लिए। लता जी के नाम इस अवार्ड के 61 वर्ष की उम्र में सबसे पुराना विनर होने का रिकॉर्ड है। फिल्म लेकिन के सॉन्ग के लिए उन्हें एक कैटेगरी में अपना रिसेंट अवार्ड मिला था। इनको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 1959 में आजा रे परदेसी मधुमती फिल्म के लिए, 1966 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा खानदान फिल्म से, 1973 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था। 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बड़ी ये फिल्म से है। 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह। 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके कौन मूवी से फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था। इनका जो सॉन्ग रहा है प्लेबैक सिंगर के रूप में वो 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन, 1968 में राजा और रंक, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1973 में अभिमानी, 1975 में कोरा कागज़, 1981 में एक दूजे के लिए, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1987 में अमर संगी बंगाली फिल्म है और 1991 में लेकिन। ये सारे गाना इन्होंने गा रखा है और ये क्या है प्लेबैक सिंगर के रूप में ये पूरा बेस्ट इनका सॉन्ग रहा है। इनको महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1966 में साथी मनसा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर, 1966 में भी आनंद दघन के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और 1977 में जैत रे जैत के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर, 1997 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और 2001 में महाराष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जैसे 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए, 1990 में श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार, 1996 में हम आपके हैं कौन के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का स्टार स्क्रीन अवार्ड के लिए इनको सम्मान मिल चुका है। 1996 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, 1996 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में राजीव गांधी अवार्ड, 1998 में साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1999 में एनटीआर नेशनल अवार्ड, 1999 में एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 1999 में दिल तो पागल है के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए जी सिने अवार्ड, 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में हीरो होंडा और फाइल पत्रिका स्टार डस्ट द्वारा मिलेनियम की बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल चुका है इनको। आगे 2002 में स्वरत्न अवार्ड, 2002 में हकीम खान सुर अवार्ड, 2002 में आशा भोसले अवार्ड, 2004 में लिविंग लेजेंड अवार्ड, 2005 में सहारा वन म्यूजिक अवार्ड्स द्वारा लीजेंड ऑनर, 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2007 में फॉर एवर इंडियन अवार्ड, 2009 में एनएनआर नेशनल अवार्ड, 2010 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, 2010 में प्राइड ऑफ इंडिया कला सरस्वती अवार्ड, 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बिग मराठी म्यूजिक अवार्ड, 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए IMA अवार्ड, 2010 में श्री हनुमान चालीसा के लिए बेस्ट भक्ति एल्बम के लिए GIM अवार्ड, 2011 में पूरे नगर निगम द्वारा स्वर भास्कर अवार्ड,
2011 में फिर से श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल अवार्ड, फिर से 2011 में स्वर्लय यशुदास लीजेंडरी अवार्ड, 2020 में टीआर की मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड। तो इतने सारे अवार्ड इन्होंने पा रखा है। आगे जब ये स्वर कोकिला बन चुकी थी उसके बाद डॉक्टर ऑफ लेटर्स, जिसे डी.लिट बोलते हैं, महाराजा सयाजीराव बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में 2005 में ये सम्मानित की जा चुकी हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, पुणे यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, 1989 में संगीत नाटक अकादमी में फेलोशिप्स, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा यूनिवर्सिटी, इन सारे जगहों से इनको क्या मिल रखा है? डॉक्टर ऑफ लेटर्स अवार्ड मिल चुका है, यानी इस उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं। किसी भी गायक के लिए यह रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। आज लता जी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई और अमर हो गई हैं। तो उनसे मतलब जुड़े बहुत सारे हम किस्सों को जानेंगे और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लता जी के जन्म से जुड़े कुछ तथ्यों को जानें तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दीनानाथ और सेवंती मंगेशकर के घर पहली बेटी ये पैदा हुई थी। नाम से पहला इनका नाम तो हेमा था। जब दीनानाथ जी जो थे, इनके पिताजी वो गायक थे और मराठी ड्रामा कंपनी चलाते थे। नाटक भाव बंधन में लतिका नाम के किरदार से दीनानाथ इतने प्रभावित हुए कि अपनी बेटी हेमा का नाम इन्होंने बदलकर लता रख दिया और तब से ही लता मंगेशकर लता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका शुरुआती का नाम क्या रखा था, मतलब क्या था? हेमा था। अगर शुरू के दिनों को देखा जाए तो इनका जीवन भी बहुत ही कष्टमय रहा। सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई थी लता दीदी। रोचक बात यह है कि लता दीदी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गई थी। संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर ही पिता ने दी थी। अलग अलग भाषाओं में भी उन्होंने घर पे ही उनकी दीक्षा ली थी, सीखी थी अलग अलग भाषाओं को। 16 दिसंबर 1941 को लता दीदी पहली बार स्टूडियो में माइक के सामने रेडियो पर थी। प्रोग्राम के लिए गाना रिकॉर्ड किया इन्होंने। 24 अप्रैल 1942 जब लता दी 13 साल की थी तब उन्हें उनके पिता दीनानाथ छोड़ के चल बसे। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब लता दी के कंधों पर आ गई। लता के 4 भाई बहन हैं। चारों भाई बहन इस प्रकार हैं: मीना, हृदयनाथ, आशा और उषा। ये लता दी के 4 भाई बहन थे जिनके पालन पोषण में ये अपने पूरी लाइफ को कर दिया, समर्पित कर दिया। शादी न करने की वजह भी इनकी बहुत बड़ी वजह इनके भाई बहन ही रहे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शादी को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा था, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इस पर लता ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी न करने की वजह बताई थी। कहा था कि एक लड़का बहुत कम उम्र में उसके पास आ गया था, मुझे बहुत काम था, सोचा कि सबको बचा कर परिवार बसा लूँ, लेकिन फिर बहन ने शादी कर ली और उनके बच्चे हो गए, फिर इस तरफ ज़्यादा सोचा ही नहीं। शौक इनका नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में आने का, लेकिन मजबूरी इनको फिल्म इंडस्ट्री में खींच के लाई। लता दी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें जल्द समझ आ गया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी है। माँ के पास लता दी की शादी का रिश्ता भी आया, लेकिन लता दी ने उनको मना कर दिया। लता दी को पहली बार स्टेज पे गाने के लिए 25 रुपये मिले थे। यही उनकी गाने की पहली कमाई थी। गाने की अपनी पहली फीस सिर्फ 25 रुपये पाने वाली लता 370 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। लता दी का आलीशान घर मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभा कुंज में है। लता अपने गाए हुए गानों की रॉयल्टी से हर महीने 40 लाख और सालाना 6 करोड़ रुपए कमाती थी। लता दी ने बादल, झांझर, कंचनगंगा और लेकिन जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर उनका काम अच्छा नहीं चला। सेलिब्रिटीज़ विज्ञापन से करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन लता दी ने 1991 में सिर्फ एक कफ सिरप जो आता है उसका ऐड किया था। उसके बाद से इन्होंने कभी भी ऐड नहीं करा। लता दी पहली बार ये किसी फिल्म के लिए करी थी, सॉन्ग रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उनके सॉन्ग को उस फिल्म से हटा दिया गया। क्या रीज़न देखिए कि इनका आवाज़ बहुत ही पतला है, बहुत ही ये है, और उनको हटा दिया गया। इस बात से ये बहुत आहत हुई। फिर 13 साल की छोटी सी लड़की लता ने साल 1942 में मराठी फिल्म पहिली मंगला गौर में गाना गाया। 18 साल की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर ने साफ कह दिया, ये आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर जी गुलाम हैदर ने ही लता को पहला ब्रेक दिया।
फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में लता ने गायक मुकेश के साथ गाना गाया। माना जाता है मास्टर गुलाम हैदर ही इनके करियर के गॉडफादर रहे हैं। अब लता दी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। बाद में मुखर्जी साहब ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता दी से कई गाने गवाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने का श्रेय लता दी को मास्टर गुलाम हैदर को ही जाता है। बाद में गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए, बावजूद इसके वो फ़ोन करके लता जी का हालचाल लेते रहते थे। मास्टर गुलाम हैदर कहा करते थे, गाने के बोल समझो, उर्दू हिंदी सीखो और हमेशा फील करके गाओ। अनिल विश्वास ने मुझे सिखाया कि गाना रिकॉर्ड करते हुए सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना है। ये बात उन्होंने बताया। ठेस पहुंची तो लगा कि उर्दू की क्लास ज़रूरी है। एक बार लोकल ट्रेन में दिलीप कुमार ने लता से पूछा, मराठी हो क्या? मराठी लोगों की बोली में दाल भात की बू आती है। लता दी को ये बात खटक गई। फिर उन्होंने मौलाना को बुलाकर उर्दू की तालीम शुरू की। साल 1957 में फिल्म मिस इंडिया में इन्होंने क्या किया, गाना गाया। मिस इंडिया फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में SD बर्मन साहब और लता दी का झगड़ा हो गया था। बर्मन साहब के मुताबिक लता दीदी रिकॉर्डिंग करके घर आ गई, लेकिन बाद में लता दी को बताया गया कि टेक अच्छा नहीं रहा, उन्हें फिर से आकर रिकॉर्ड करना होगा। लता दी के करीब 1 हफ्ते हुए अपॉइंटमेंट फिक्स थे, सो उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये गाकर जब आ गई और वो घर चली गई तो इनको बताया गया और इनके 1 सप्ताह लगातार क्या थे, अपॉइंटमेंट फिक्स थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगी। बर्मन साहब ने लता से कहा, अब हम तुमसे गाना नहीं लेना चाहते हैं। गुस्से में लता दी ने बर्मन को फ़ोन लगाकर सुना दिया, आप तकलीफ़ मत कीजिए, मैं खुद ही आपके गाने नहीं गाऊंगी। इसके बाद 3 साल तक लता दी ने SD बर्मन के लिए कोई गाना भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये सारी कहानी, मतलब जितनी भी कहानी उनसे जुड़े, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर आपको बता दो। सारी कहानी तो बताना संभव नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो मैं आपको बता दूँ। तो अगर ये सारी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे इस सफ़र में, इस क्रम में लता दी ने बहुतों के साथ, बहुत सी उस समय फेमस रफ़ी जी जैसे बहुत सारे सिंगर हुआ करते थे, उन लोगों के साथ इन्होंने गाना गाया। लता जी के कुछ वसूल थे, वो वसूल के बहुत ही पक्की हुआ करती थी। लता दी को द्व्यर्थी शब्दों के गानों में शामिल होना पसंद नहीं था। लता जी की इसी वजह से राइटर्स के साथ लड़ाई भी हो जाती थी। कई राइटर्स को लता दी की वजह से अपने गाने के शब्द बदलने पड़ते थे। कई बार लता दीदी ने ही ऐसे गाने से मना भी कर दिया था। तो इनसे जुड़ा हुआ ये सारा किस्सा है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी के रूप में अच्छा लगेगा। एक बार का किस्सा है, राज कपूर साहब को एक बार लता दी को घंटों मनाना पड़ा था। कौन से फिल्म में? तो साल था 1964 का, फिल्म था संगम, गाना था मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। सो मैन राज कपूर और लता जी के इस गाने को पर खूब बहस हुई थी। राज कपूर ने लता जी को घंटों समझाया कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तब जाकर बात बनी। फिर भी लता दी जो है बताती थी कि वो मैंने गाने से मना कर दिया था, यानी उनका मन नहीं कर रहा था और उन्होंने वो गाना मन से नहीं गाया, फिर भी वो सॉन्ग हिट रहा। बात करीब 16 साल पुरानी है, यानी 22 फरवरी 2005 की है, जिस दिन मुंबई के स्टूडियो में लता दी से छत्तीसगढ़ की गीत छूट जाही अंगना अटारी छूटही बाबू के पिठैया की रिकॉर्डिंग की गई थी। शादी के बाद बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले इस गीत की रचना मदन शर्मा ने की थी और संगीत दिया था कल्याण सेन ने। 4 बार लगाए मुंबई के चक्कर, रखा उपवास। गीतकार मदन शर्मा ने इस गीत को गवाने के लिए लता दी को राजी कर लिया था। इससे पहले उन्होंने तमाम पापड़ बेले थे। इस बात को मदन शर्मा जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। लता जी को गाना गाने के लिए राजी करना उनके लिए बहुत ही कठिन था, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। इसके लिए मदन शर्मा जी ने नवंबर 2004 से लेकर फरवरी 2005 तक 4 बार मुंबई के चक्कर लगाए, तब जाकर लता दी से ये गीत गवा पाए थे। लता दी के जीवन में एक बहुत ही कठिन समय एक बार आ रखा था, जब लता दी को एक धीमा जहर दिया गया था। 33 साल की उम्र में लता स्वर कोकिला बन चुकी थी। करियर के शबाब पर किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ये लता दी की ज़िंदगी का सबसे भयानक और कठिन दौर था। लता दी का लंबा इलाज चला, 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा।
वो मानती थी मुझे इतनी कमज़ोरी हो गई थी, महसूस होने लगा था कि मैं बेड से कभी भी उठ नहीं पाऊंगी। हालात ऐसी हो गई थी, मैं अपने दम पर फिर चल सकी, ये बात वो बताती हैं। कठिन वक्त में लता दी को मजबूत कंधा बने मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह दिन भर अपना काम निपटाकर शाम को लता के घर जाकर उन्हें कविताएं सुनाया करते थे और दिल बहलाने का काम किया करते थे। लता दी खुद कहती हैं, अगर मजरूह साहब न होते तो मैं मुश्किल वाले उस वक्त से उबर नहीं पाती। वो बीमारी से वापस लौटी तो पहले ही गाने में उन्होंने अवार्ड जीता। ठीक होने के बाद कंपोजर हेमंत कुमार लता दी के घर आए और उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो लेकर गए। कहीं दीप जले कहीं दिल गाने की रिकॉर्डिंग ठीक से की गई। लता दी के इस गाने ने फिल्म मेकर अवार्ड जीता। जहर किसने दिया, लता दी को ये भली भांति पता थी, लेकिन उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। ये लता दी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो गाड़ियों की बहुत ही शौकीन थी। कामयाब होने के बाद मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी, फिर उसे क्रिसलर से रिप्लेस किया। वीर ज़रा फिल्म की कामयाबी के बाद निर्माता यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज़ कार भी गिफ्ट की थी। तो ये गाड़ियों की बहुत ही शौकीन मानी जाती थी। लता दी के द्वारा क्रिकेट जगत पर भी बहुत बड़ा एहसान किया गया है। 1983 जो वर्ल्ड कप था, विजेता टीम को इनामी राशि मिल सके, इसके लिए स्टेडियम में प्रोग्राम कर जुटाए थे 20 लाख रुपए। दरअसल 1983 वर्ल्ड कप जीतकर आई भारतीय टीम को बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष NKP साल्वे पुरस्कार देना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो विवश थे। साल्वे ने इस गंभीर स्थिति से निकलने के लिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर से मदद मांगी। भारतीय टीम की जीत के जश्न के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लता मंगेशकर कंसर्ट आयोजित की गई। यह कंसर्ट काफ़ी हिट रहा और इससे 20 लाख रुपए की कमाई हुई। बाद में भारतीय टीम के सभी सदस्यों को इनाम के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए। तो ये रहे लता दी से जुड़े तथ्य। मुझे लगा कि ये इनसे जुड़े तथ्य को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो हमने शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।